नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिजाब को बहाना बनाकर परीक्षा के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की। 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, बच्चे अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी बच्चे की पढ़ाई या परीक्षा से ज्यादा उनके हिजाब में परीक्षा देने की चिंता सताई जा रही है। दरअसल ये अभिभावक मेरठ के मुस्लिम बहुल इलाके के वासिंदे हैं और अभी भी ये यह सोचने की हिम्मत कर पा रहे हैं कि जहां इनकी आबादी ज्यादा होगी वहां ये अपने हिसाब से हिंदुस्तान के संविधान या कानून का पालन करेंगे। ये अभिभावक है मेरठ के ग्राम नरहेरा के, जहां के करीब 60% आबादी मुस्लिमों की है। यहां योगी सरकार के बनाए नियम और कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। पूरे प्रदेश में लाउड स्पीकर पर अजान की मनाही है, लेकिन इन मुस्लिम बहुल इलाकों में 5 टाइम लाउड स्पीकर से ही अजान होती है। इसी अजान के शोर शराबे के बीच बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। बच्चे अपना ध्यान इस शोर शराबे में कैसे कर रहे होंगे, इसकी चिंता अभिभावकों को नहीं है, लेकिन बच्चियां परीक्षा में या परीक्षा केंद्र पे हिजाब पहनकर बैठ पाएं, इसकी चिंता इन्हें खाए जा रही है। सभी राज्यों में सीबीएसई की गाइडलाइन के हिसाब से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो कहीं से भी कोई शिकायत या समस्या सामने अब तक नहीं आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश जानबूझकर समस्या खड़ी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों से छात्राओं को सीबीएसई गाइडलाइन के विपरीत स्कूल यूनिफॉर्म की जगह हिजाब में परीक्षा देने के लिए भेजा जा रहा है, और जब उनकी सघन जांच की जाती है तो वो इसका विरोध कर रहे हैं और परीक्षा नहीं देने की धमकी दे रहे हैं। कुछ जगहों पे ये परीक्षा छोड़ के भी वापस चली जानी है। जिस दिन से परीक्षा की शुरुआत हुई है उसी दिन से हम आपको ना सिर्फ यह खबर दिखा रहे हैं, बल्कि उसके हर पक्ष को आपके सामने स्पष्टता से रख भी रहे हैं। जौनपुर के खुदौली में छात्राओं को जब हिजाब की चेकिंग के लिए रोका गया तो छात्राओं ने इसका विरोध किया और बिना परीक्षा दिए वो घर लौट गई। बाद में छात्राओं के पिता ने बेटी के इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने में कुछ भी गलत नहीं है। ताजा मामला मेरठ के सीजे डीएवी परीक्षा केंद्र का है, जहां वीआर इंटरनेशनल स्कूल की मुस्लिम छात्राएं परीक्षा देने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म की जगह हिजाब में आई। स्कूल प्रबंधन ने चेकिंग के बाद उन्हें परीक्षा देने की अनुमति भी प्रदान कर दी, लेकिन फिर भी ये पहुंच गई जिलाधिकारी के पास शिकायत करने, ताकि मामले को तूल दिया जा सके। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मुस्लिम बच्चियों को हिजाब में परीक्षा देने के लिए उनके अभिभावक मजबूर कर रहे हैं। क्या हिजाब में परीक्षा देने की इजाजत देना सीबीएसई परीक्षा नियमों की अनदेखी है? क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान की अनुमति है? क्या मुस्लिम बहुल इलाकों के बच्चों को लाउड स्पीकर के अजान से परीक्षा की तैयारी में विघ्न पड़ती है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इन सारे सवालों पर उनकी राय भी लेंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं भी लेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद हम इस रिपोर्ट में आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरीके से पीछे में अजान हो रही है और आगे जो बच्चियां जो हैं वो मीडिया से बात कर रही हैं। देखते पहले रिपोर्ट, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। कानून और नियमों को जेब में रखकर अपनी मनमानी करने वाली मजहबी ताकतें एक बार फिर से सक्रिय हो गई हैं, जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र को भी नहीं छोड़ रहे। मेरठ के खेतसराय मॉडर्न कॉन्वेंट स्थित परीक्षा केंद्र पर एक हिजाबधारी मुस्लिम छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप और सच्चाई के बीच बड़ा फर्क सामने आ रहा है, जिससे पूरा मामला मजहबी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। मुस्लिम छात्रा का आरोप है कि उसने 12वीं की परीक्षा के पहले दिन हिजाब पहनकर परीक्षा देने की कोशिश की, लेकिन परीक्षा केंद्र पर उसे रोक दिया गया। किसी तरीके से उसने परीक्षा देने की अनुमति, लेकिन बाद में उसे परीक्षा देने की अनुमति तो दी गई और साथ में यह हिदायत भी दी गई कि आगे से वह हिजाब पहनकर ना आए। छात्रा ने इसकी शिकायत स्कूल के प्रधानाचार्य से की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलने पर वह डीएम के पास भी शिकायत लेकर पहुंच गई, ऐसा छात्रा का कहना है। मैं वहाँ पर फर्स्ट एग्जाम देने गई तो उन्होंने कहा कि हेयर स्कार्फ पहना होता है। मैंने इस्लामिक हेयर स्कार्फ में हिजाब करती हूँ, तो उन्होंने कहा इसे रिमूव करना होगा। मैंने इनकी बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि सीबीएसई ऑब्जर्वर्स जो आते हैं उन्होंने रूल्स के खिलाफ है, ये आप नहीं जा सकते।
जबकि जो सर्कुलर मिलता है हमें स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मैंने यूनिफॉर्म कोड पूरा फॉलो किया था, और सर ये तो फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि हम कर सकते हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने जब इस मामले की पड़ताल की तो सच कुछ और ही निकला। प्रधानाचार्य ने सुदर्शन न्यूज को बताया कि छात्रा के आरोप पूरी तरीके से निराधार है। किसी भी छात्रा को परीक्षा देने से नहीं रोका गया है। अगर उनकी माने तो छात्रा ने दोनों पेपर हिजाब में ही दिए और वो आगे की परीक्षा भी हिजाब में ही देंगे। डीएम को शिकायत केवल मामले को सांप्रदायिक रंग देने के लिए किया गया है। देखिए, ऐसी कोई परेशानी नहीं गई है। सीबीएसई का रूल है कि बच्चे की सब बच्चों की चेकिंग की जाए, तो हमने हिजाब में भी बच्चे की सेपरेट रूम में जाकर अपनी चेकिंग करी है और फिर बच्चे को दोनों पेपर देने दिए हैं और आगे भी बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने उससे प्रॉमिस करा हुआ है कि बच्चे की चेकिंग जरूर होगी। जैसे सीबीएसई बोर्ड के चेकिंग नियमों की यदि माने तो परीक्षा से पहले सभी छात्रों की तलाशी अनिवार्य होती है। हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं की जांच अलग कमरे में की जाती है। किसी भी छात्रा को हिजाब पहनकर परीक्षा देने से नहीं रोका जाता। नियमित छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म में परीक्षा देनी होती है, जबकि प्राइवेट छात्रों को हल्के कपड़े पहनने होते हैं। बोर्ड परीक्षा में भड़कीले और गहरे रंग के कपड़ों से बचने की हिदायत दी जाती है। अब आपको छात्रा की दूसरी प्रतिक्रिया सुनाते हैं, जिसे हमारे रिपोर्टर ने अपने कैमरे में कैद किया है। छात्रा जब रिपोर्टर से बात कर रही थी तब पीछे से अचानक लाउड स्पीकर से अजान की आवाज सुनाई देने लगती है, जो सामने की मस्जिद से आ रही थी। जरा इस आवाज को आप भी सुनिए। फिर 27 का मेरा नेक्स्ट एग्जाम था केमिस्ट्री का। मैं वहाँ पर गई तो उन टीचर ने मुझे फिर रोका, चेकिंग टीचर ने। उन्होंने कहा कि हिजाब के साथ एंट्री नहीं देंगे। तो आपने सुना, वीडियो में रमजान के महीने में लाउड स्पीकर पर दी जा रही अजान की आवाज साफ तौर पर सुनी जा सकती है। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, तो फिर यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाउड स्पीकर पर अजान कैसे दी जा रही है। यह वीडियो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से मजहबी शक्तियां खुद को हर कानून और व्यवस्था से ऊपर मानती हैं। क्या मुस्लिम बहुल इलाके में कानून भी शरिया का हिजाब पहन लेता है? क्या प्रशासन को परीक्षा की तैयारी के बीच में यह शोर सुनाई नहीं देता? प्रतिबंध के बावजूद रमजान में अजान विवाद पर हिजाब वाली छात्रा का यह मामला इसका ताजा सबूत है, जहां मजहबी नियम कायदों को ताक पर रखकर जबरदस्ती देश पर अपनी मनमानी थोपने की साजिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो किस तरीके से बच्चे से बात की जा रही थी और उसी बीच जो है पीछे से अजान की आवाज़ आनी शुरू हो गई। मैं आपको थोड़ा सा उस पैकेज में दिखा पाए थे। पूरी बात एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि क्या था पूरा, कितनी देर तक अजान की आवाज़ आती रही। एक बार मैं कहूँगा अपने प्रोड्यूसर से और अपने पीसीआर टीम से एक बार फिर से उसे सुनवाएं। फिर 27 का मेरा नेक्स्ट एग्जाम था केमिस्ट्री का। मैं वहाँ पर गई तो उन टीचर ने मुझे फिर रोका, चेकिंग टीचर ने। उन्होंने कहा कि हिजाब के साथ एंट्री नहीं देंगे। मैंने उन्हें कहा कि मैंने प्रिंसिपल मैम से बात की है, तो उन्होंने कहा कि हमें रिटर्न में कुछ दिखाओ। मेरे पास रिटर्न में कुछ था नहीं। उन्होंने बात की प्रिंसिपल मैम से, मेरे टीचर ने बात की, तो उन्होंने मुझे एंट्री दी। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट एग्जाम में बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। तो क्या आपको किसी एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया? नहीं बैठने दिया गया था, मतलब मैंने रिक्वेस्ट की थी काफ़ी, तो उन्होंने मुझे बैठने दिया। फिर 27 का मेरा नेक्स्ट एग्जाम था केमिस्ट्री का। मैं वहाँ पर गई तो उन टीचर ने मुझे फिर रोका, चेकिंग टीचर ने। उन्होंने कहा कि हिजाब के साथ एंट्री नहीं देंगे। मैंने उन्हें कहा कि मैंने प्रिंसिपल मैम से बात की है, तो उन्होंने कहा कि हमें रिटर्न में कुछ दिखाओ। मेरे पास रिटर्न में कुछ था नहीं। उन्होंने बात की प्रिंसिपल मैम से, मेरे टीचर ने बात की, तो उन्होंने मुझे एंट्री दी। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट एग्जाम में बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। तो क्या आपको किसी एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया? नहीं बैठने दिया गया था, मतलब मैंने रिक्वेस्ट की थी। तो तिल का तार बनाया जा रहा है और जिस तरीके से पीछे से अजान की आवाज़ आ रही थी, और आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस इलाके से ये बच्ची आती है वो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ पर जानबूझकर किस तरीके की चीज़ें की जा रही। किसी भी जगह पे हिजाब पहन करके रोका नहीं जा रहा है। हालांकि सीबीएसई की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको स्कूल यूनिफॉर्म में ही एग्ज़ाम देने के लिए परीक्षा केंद्र पर आना है, लेकिन यहाँ पर
उसका पालन नहीं किया जा रहा, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन बात हो रही कि हिजाब में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। हम करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। अनिल झा है हमारे साथ, नेता समाजवादी पार्टी के, और इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी हैं हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। मुमताज़ आलम रिजवी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, और पीयूष मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। पीयूष जी, आपका भी स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं अनिल झा जी से करना चाहूँगा। अनिल जी, जिस तरीके से ये चीज़ें की जा रही हैं, एक तो सीबीएसई के गाइडलाइन का उल्लंघन है साफ तौर पे, जो हिजाब पहन करके तो आपको आना नहीं, आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना। साफ तौर पे जो गाइडलाइन है कि स्कूल यूनिफॉर्म में जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे, जो प्राइवेट हैं वो हल्के कपड़े में आएंगे। कहीं से भी हिजाब का वहाँ पर जिक्र नहीं। लेकिन फिर भी जो है हिजाब पहन के अभिभावक भेज रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे। मैं बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है, मैं बच्चों को बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं दूंगा। अभिभावक जो है उनके, वो अभिभावक जानबूझ के ऐसे करें, क्योंकि पूरे भारत में एग्जाम हो चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही। यूपी से उन्हीं इलाकों में दिक्कत आ रही है जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको लगता है कि ये जानबूझ करके किया जा रहा है। अनिल जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी, अब आ रही है, आप बोलिए। मैं ये नहीं कह सकता कि ये जानबूझ के की जा रही है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि जो बच्ची हिजाब पहन के आई है स्कूल में एग्जामिनेशन के समय, और हर बोर्ड का अपना एक नियम कानून है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, उनका अपना एक कानून है। उसके तहत बच्चों का चेकिंग, कपड़े का जो भी चीजें हैं, जूते चप्पल, हम लोग कोई बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जूता चप्पल तक अलाउ नहीं है। तो ये मैं पेरेंट्स की लापरवाही में जरूर कहूंगा कि जब उनको पता था कि बच्चे की एग्जाम है, तो उनको जो है उस तरह से भेजना चाहिए। और अगर उस तरह से नहीं भी भेजा उन्होंने, तो जो एक स्कूल की प्रक्रिया है उसके तहत उनको चेक किया गया। मुझे नहीं लगता है कि उसमें उनके पेरेंट्स ने कोई ऑब्जेक्शन किया है। बच्ची ने जरूर उसको, जो आप बता रहे हैं आपकी न्यूज में, वो ऑब्जेक्शन करी और उनको बाद में चेक कर लिया गया, एग्जामिनेशन में बैठने दिया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी कोई शिकायत है, कोई ऐसा कुछ जो आप कह रहे हैं कि वो एक अलग धारणा चीजें। तो मुझे लगता है इसको मीडिया को भी जब बहुत ज्यादा उछालना नहीं चाहिए। ठीक है, एक घटना समझ के उसको जो है आपने संज्ञान में लिया और आप उस पर बहस कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है, कोई एक धरा है, कोई एक वर्ग है, कोई एक मोहल्ला है जो इस तरह से चीजें अपनाना चाहता है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कानून का राज है, सारी चीजें कानून से चलती है। देखिए, ये तो चर्चा हम जिस दिन से एग्जाम की शुरुआत हुई है, परीक्षा की, उसी दिन से हम इस मसले को उठा रहे हैं, और उस दिन से नहीं। लेकिन जब ये मसला मेरठ वाला आया, तो मेरठ में मेरे रिपोर्टर ने जब वहाँ पर बाइट लेने के लिए पहुंचा, जब हमारा रिपोर्टर, तो पीछे से अजान की आवाज आ रही थी। पता चला वहाँ पांचों टाइम अजान जो है लाउड स्पीकर पे ही हो रही है। तो अगर अजान आ रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगर कोई गाइडलाइन दी हुई है कि लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, तो वहाँ के, ऐसा तो है नहीं कि खाली वहाँ मुसलमान लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी होगा, चौकी होगा, थाना होगा। और आते जाते ऐसा भी नहीं खाली उस बच्चे के बयान देते समय ही अजान चली हो, तो चलान सुबह भी चली होगी, दोपहर में भी चली होगी और रात को भी चलती होगी। तो कानून को संज्ञान में लेना चाहिए कि कानून एक बार जब गाइडलाइन है उसको पालन नहीं किया जा रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन का दोष है, उसमें किसी व्यक्ति का या किसी समाज का दोष थोड़ी है। भाई, अगर कानून यूपी में लागू हुआ कि लाउड स्पीकर नहीं बजेगा मस्जिदों से या मंदिरों से, और उसके बाद अगर बच रही है, तो वहाँ का लोकल पुलिस क्या कर रहा है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? मैं उसी की ओर संज्ञान में करवा रहा हूँ। मैं आपको इसलिए ये बात बताया क्योंकि जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा होती है, वहाँ पर वो कानून नहीं मानते हैं। मैं इस बात को बता रहा हूँ, वहाँ पर ऐसा ही मानते हैं कि पूरे। मुकेश जी हो सकता है आपकी धारणा हो या कुछ लोगों की धारणा हो, हमारी ऐसी धारणा नहीं है ना, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में जो भी लोग रह रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ये जो आबादी, यहाँ जो इस इलाके में मैंने पूरा पता किया है, 60 से ज्यादा % जो है मुस्लिमों की आबादी है, और यहाँ पर ये किसी को नहीं मानते। पूरे उत्तर प्रदेश में बंद है, वहाँ पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं ठीक है, मैं यहाँ भी कार्रवाई हो जाएगी, यहाँ भी कार्रवाई होगी। देखो, अगर 90% भी आबादी कहीं होगी, तो वहां भी कानून को मानना पड़ेगा और कानून मानना चाहिए। और अगर कोई आदमी, कोई भी जात वर्ग का कानून नहीं मानता, तो उसके लिए प्रशासन है, कानून मनवाए उससे। हाँ, बिल्कुल, उसको तुल नहीं देना चाहिए, उसका एक विषय बना। ये बात अगर आप लोग की सरकार में भी अगर चलता ना, तो शायद इतनी सख्ती उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को करना नहीं पड़ता। सरकार में चल रही है सर। हाँ, नहीं, ठीक है, आपकी सरकार में भी होता रहता, तो लोगों को आदत हो गई होती अब तक, जो कानून का पालन करना चाहिए। कृष्ण मोहन, ठीक है, चलिए, मैं ज्यादा हो रही है, हर बात को इशू बना के डिबेट आप लोग ज्यादा करते हैं, अच्छी बात है, आपका काम है, मैं आपको रोकूंगा नहीं। ये हमारा काम डिबेट करना नहीं है, डिबेट के जरिए समाज को जगाना है और सही चीज दिखाना, जो अब तक आप नहीं दिखा पा रहे थे, जो
अब तक आप जिस पे बिल्कुल। चर्चा करना नहीं चाहते थे, बिल्कुल हम सर, उन आप चीजों को सही समाज चीज के आप सामने बता ला रहे रहे हैं ताकि उनको पता चले कि आप लोगों ने क्या किया था और बिल्कुल, क्या आप होना चाहिए था। चलिए ठीक है, आप हमारे अच्छा साथ काम मैं कर आऊंगा फिर से अनिल झा जी आपके पास आऊँ। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अब कृष्ण मोहन जी, दो मसले हैं, एक तो हिजाब में परीक्षा देने की जिद, दूसरी बात है कि लाउड स्पीकर जो है अभी भी जो है उन इलाकों में बजाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, अजान की जा रही है जहां पर उनकी आबादी ज़्यादा है। और अभी मेरठ में तो मैंने आपको दिखाया कि ये तो एक्सीडेंटली हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, तो मैंने इस बात को यहाँ पर उठाया है। क्या उन इलाकों की भी जांच हो रही है जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि और कहीं से तो इस तरीके की खबर नहीं आ रही है, लेकिन जहाँ जहाँ फिर हमने इसके बाद पता किया तो जहाँ भी मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर लाउड स्पीकर से ही अजान किया जा रहा है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मुकेश जी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो बार बार बात आ रही है कि हिजाब पे परीक्षा देना, ये जिद है। मैं पूरा इस बात को कहता हूँ, उस बिटिया की जिद थी, अन्यथा ये पहले से गाइडलाइन है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी और विभिन्न सुप्रीम राज्य के हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा और विभिन्न राज्यों ने भी उसको प्रतिबंधित करने का काम किया है कि आप ड्रेस कोड में ही परीक्षा देने जाएंगे। और यदि आपकी चेकिंग होती है, चेकिंग के वक्त यदि आप हिजाब में या किसी भी ऐसे कपड़े में जिससे में आप नकल की व्यवस्था या कुछ ऐसे प्रकरण लेके जा सकते हैं जिससे कि नकल वो परीक्षा प्रभावित हो सकती है, तो आप उन्हें ले आ सकते हैं, प्रतिबंधित है। अब उस बिटिया के मन मस्तिष्क में क्या आया, निश्चित तौर पर ये भी जांच का विषय है कि कौन ऐसे लोग हैं जो बिटिया ने इतना परीक्षा दे लिया, कई परीक्षा बीत गए, परंतु आज जब अब मुझे लगता है 1 या 2 पेपर बचे हो तभी उसको हिजाब में जाना था और जबरदस्ती जाना था। यहाँ तक कि वो प्रशासन डीएम साहब के पास भी चली गई, तो निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है। परंतु इस बात को स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो गाइडलाइन जारी की है, हाईकोर्ट ने जारी की है, विभिन्न राज्यों ने जारी किया है, आप हिजाब में परीक्षा नहीं दे सकते, ड्रेस में ही परीक्षा देंगे। दूसरा विषय कि ये लाउड स्पीकर के अजान जो बज रहे हैं, अजान हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये नियम का उल्लंघन है और ये मामला संज्ञान में आया है। इस पे जांच होगी, वहां संबंधित जिले के एसपी जो भी प्रशासनिक लोग हैं उन पर ये बात संज्ञान में लेते हुए उनको निर्देशित किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि कहीं भी ऐसा कार्य होता है, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी जिससे कि सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है या किसी को ये ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए पुलिस तत्पर है और निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, कार्रवाई हम लोग भी चाहते हैं कि कार्रवाई हो। हमारे साथ मुमताज़ आलम रिजवी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे ही बात करें, लेकिन पीयूष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष जी, ये मसला कोई नया नहीं है, पहले स्कूलों में रेगुलर क्लास में हिजाब पहनने का मसला आया था, कर्नाटक से ये मसला उठा था और काफ़ी दिनों में काफ़ी विवादों में रहा था। अब परीक्षा में ये हिजाब पहन करके जाने की जिद है, बच्चियाँ जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती, बच्चियों से कोई नहीं पूछ रहा है। अभिभावक जो हैं वो अभिभावक से, जहाँ तक हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उससे पता चला कि अभिभावक उसे पहन के भेजने पे मजबूर, क्योंकि जो रेगुलर क्लास में वो हिजाब पहन के नहीं जा रही है, वो जब जिस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही है वहाँ स्कूल के यूनिफॉर्म का पालन किया जा रहा है, लेकिन परीक्षा केंद्र पे जाने के लिए हिजाब की बात की जा रही है। इस मसले को, पूरे मसले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ करके मामले को बढ़ाने के लिए, सांप्रदायिक रंग देने के लिए, हिजाब का मसला फिर से उठाने के लिए ये इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये सारी बातचीत का जड़ हमारे पास है क्या। यदि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारा एक आर्टिकल 25 है, बहुत फेमस आर्टिकल है, जो कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग, प्रोफेसिंग और प्रोपोगेटिंग रिलीजन हमें प्रदान करता है। लेकिन वो जो फ्रीडम, जो फंडामेंटल राइट है, वो भी रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में आता है। वो पब्लिक ऑर्डर के रिस्ट्रिक्शन के दायरे में है और दूसरों के फ्रीडम, फंडामेंटल राइट के हनन के रिस्ट्रिक्शन के दायरे में आता है, पहली चीज। दूसरा, इसमें एक बात जो सामने आती है हिजाब को लेकर के, जो आपने कर्नाटका का उल्लेख किया, कर्नाटका में भी केस ही आया था। अभी यहाँ पे ही शायद मुरादाबाद के एक कॉलेज का भी केस आया था। यहाँ का अभी जो आप मेरठ का जो केस बता रहे हैं, पहली बात यह है कि उन्हीं चीजों को ये प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन मानी जाती है। हिजाब पहनना कहीं से किसी मायने में, मैं ये कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस में कहीं ये नहीं आता है, पहली चीज। दूसरा, आप यदि कोई चीज एसेंशियल प्रैक्टिसेस में नहीं है और एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन, एक गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो उसके पास फुल राइट है रिस्ट्रिक्ट करने का।
और खास तौर से ऐसे समय में जब वहां पे अनुशासन, ये सारी चीजें अनुशासन से जनित है। आपको अनुशासन नहीं पालन करना है करके आप वहां पे कुछ भी ऐसी चीजें प्रैक्टिस करें और रिलीजन के आड़े में करें, वो किसी भी रिलीजन के द्वारा वहां पे प्रश्रय उस चीज को नहीं देना चाहिए। दूसरा, आपने जैसे ये केस बताया, वहां पे इनके साथ भी इनको एक प्राइवेट कमरे में ले जा करके उनको हिजाब के साथ में परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई थी। आप चेकिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आपको चेकिंग, वहां जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, तो गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे अननेसेसरली विक्टिमहुड प्ले करके फाउल क्राई क्रिएट करना और इसको कम्युनल रन देने का सीधा सीधा यहाँ कोशिश की जा रही है। ऐसे समय में बच्चों के मन में जहां परीक्षा का प्रेशर रहता है, वो बच्ची यदि जा रही है कलेक्टर के पास में और उसको रिपोर्ट कर रही है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, ये टोटली मोटिवेटेड है और इंट्रूसिव मेजर है और कम्युनल एंगल से इसे मैं देखता हूँ। बिल्कुल, नाबालिग बच्ची अगर जा रही है डीएम के पास, वो इस तरीके के बयानबाजी कर रही है कि हमें रोका जा रहा है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है और अभिभावक जो है, अभिभावक के द्वारा जो है ऐसा करवाया जा रहा है। हमारे साथ रिजवी साहब, मुमताज़ आलम रिजवी भी जुड़ गए। रिजवी, मैं आपके साथ सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। जिस तरीके से हिजाब में परीक्षा देने की जिद बच्चियाँ कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये नेचुरल है? क्या बच्चियाँ कर रही हैं या अभिभावक करवा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका जी, थैंक यू कि आपने हमें दावत दी। देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर कोई गलत कर रहा है और पर्दे के आड़ में जो नकल या जो भी आप इसको समझ लें, तो मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन ये सही है कि एक तबका ऐसा भी है जो न जाने क्यों बिला वजह पर्दे से चिढ़ा हुआ है कि साहब ये पर्दे, क्या परेशानी है हमें नहीं पता। भारत में हमेशा जो है पर्दा प्रथा रही है, जहां तक मुझे पता है। मैं पाषाण काल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई छेड़ देगा तो मैं नहीं मानूंगा। पीयूष जी, आऊंगा मैं अभी कम से कम जो मिडुअल हिस्ट्री है या थोड़ा से और आगे चले जाएं तो हम देखते हैं। तो अगर पर्दा में मान लीजिए कोई बच्ची जा रही है तो दिक्कत कहाँ है? नंबर एक। नंबर दो कि अगर किसी स्कूल को दिक्कत है तो जब एडमिशन हो तब साफ साफ कह दिया जाए, या बाहर बोर्ड में रिजवी साहब, मुझे लगता है कि आप जो है ना, जो फंडामेंटल जो नियम है, आप उसके बारे में जो नियम है सर, देखिए किसी भी स्कूल में जा रहे हैं, या तो सरकारी स्कूल है या निजी स्कूल है, किसी न किसी बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है और सबके नियम बने हुए हैं पहले से। यूनिफॉर्म में आना, इस पर कितनी बार जो है कोर्ट के फैसले भी आ गए कि स्कूल के अंदर का प्रबंधन जो है, स्कूल का प्रबंधन स्कूल तय करेगा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं तय करेगा, कोर्ट भी नहीं तय करेगा और सरकार भी तय नहीं करेगी। स्कूल ने यूनिफॉर्म का नियम किया हुआ है, आपको यूनिफॉर्म में आना है। सीबीएसई ने कहा यूनिफॉर्म में आना है, स्कूल यूनिफॉर्म में आना है। आप हिजाब कब से यूनिफॉर्म हो गया? मुकेश जी मैं सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं कि अगर यूनिफॉर्म तय है और उसमें फॉर्म में लिखाया जा रहा है कि साहब कोई सिर्फ यूनिफॉर्म में आएगा, कोई पर्दे से नहीं आएगा, तो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे कि ये पर्दे में जा रहे हैं, इससे पहले क्लास कैसे ली होगी इन्होंने? इससे पहले स्कूल कैसे गई होंगी? क्या नहीं गया ना? यही बात तो मैंने पता किया है रिजवी साहब, इसीलिए तो मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। वो स्कूल जा रहे थे, बिल्कुल स्कूल यूनिफॉर्म में, परीक्षा देने के लिए यहाँ पर उसे बुरके में भेजा गया। मैं इसी इंटेंशन पे मैं तो ये गलत है। नहीं ये गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो स्कूल जाने, अगर आप कह रहे हैं कि स्कूल में कैसे गया, तो स्कूल जाने का भी विरोध करता हूं मैं। स्कूल भी नहीं जाना चाहिए, पर्दे का इशू नहीं बनाना चाहिए। हाँ ठीक है पीयूष जी, आपकी बात का पीयूष जी अब कुछ इस्लाम कह रहा है अगर उतना कर लीजिए। और हमेशा अगर आप करती, कोई दिन भर नंगा घूमता रहे और शाम में पर्दा कर ले, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूं। फिर क्यों करेगा? क्या जरूरत है उसको? और मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे कॉलेज में जहां आपको लग रहा है तो जाने क्या जरूरत है, घर बैठो। नहीं ठीक है ना, आपके लिए मदरसा है ना, आप मदरसे में जाओ ना, मदरसे में भेजो बच्चों को। क्यों आप स्कूल में भेजो? तो स्कूल के नियम का पालन करो ना। जी पीयूष जी। मैं मुकेश जी आपको बताऊं, मैं देखिए मैं इसलिए बात कर रहा हूं, थोड़ा कोर्स करेक्शन करना रिजवी साहब मैं आ जाऊंगा दोबारा। हमारा एंशिएंट इंडिया की जो ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, वहां पे दूर दूर तक पर्दा सिस्टम नहीं रहा है। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो विमेन फ्रीडम एंजॉय करती थी, वो फ्रीडम हमारे यहाँ शुरू से रही है।
हाँ, दिल्ली सल्तनत जब से एस्टेब्लिश हुई थी, लगभग शुरुआती 13वीं शताब्दी में, उस समय पर्दा सिस्टम आया था, और वो भी हाँ, राजपूत सती महिलाओं प्रथा ने जो है मिलकर वो बड़ा लाया था, और आजादी वो थी। भी अपने सती ऑनर प्रथा को बचाने आजादी के का लिए। हिस्सा तो था। दूसरी चीज यहाँ मैं नहीं, स्कूल वाली सती जो बात प्रथा जो करना है रिजवी चाहता साहब, हूँ, आजादी का रिजवी साहब, हिस्सा तो सती था। प्रथा के बारे में आपको यूनिफॉर्म जानकारी जो नहीं होता है, है, बता नहीं दूंगा नहीं मैं। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रथा यूनिफॉर्म मत जो होता बताइए, है, हमें यूनिफॉर्म सब इसलिए प्रथा रखा पता जाता है। है ताकि टीपू एक सुल्तान यूनिफॉर्म ने एक इक्विटी का पैरामीटर होता है। दलित औरतों चाहे को कोई एक छाती गरीब छुपाने की बच्चा हो, चाहे कोई एक व्यवस्था अमीर नहीं बच्चा थी, हो, वो एक उनको सजा यूनिफॉर्म दी में जाती एक थी। तरीके से रहेगा। ये एक इंक्लूसिविटी का मुझे बहुत सब बड़ा पता है मेजर यहाँ है। क्या होता है। हम चर्चा कर रहे हैं कि अजान के शोर में हिजाब वाली परीक्षा की बात हम कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चियां चाहे या ना चाहें उसके अभिभावक उसे हिजाब में परीक्षा केंद्र पर भेज रहे हैं ताकि मामले को कम्युनल कराया जा सके, और बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है बल्कि हिजाब की चिंता ज्यादा है। पीयूष जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, तब मैं जाऊंगा रिजवी साहब के पास। हाँ, तो मैं बस एक बात मेरे रह गई थी। एक तो ये कि हमारा कोई ये एज ओल्ड प्रैक्टिस नहीं है, और किसी भी किस्म का पर्दा जो है हमारे कल्चर का पार्ट नहीं रहा है। ये तभी हमारे कल्चर का पार्ट रहा है जब हमारे यहाँ इन्वेडर्स आए हैं और राजपूत महिलाओं ने अपने गौरव को और अपने ऑनर को, अस्मिता को बचाने के लिए पर्दा प्रथा चालू की थी। दूसरी चीज, यहाँ पे यूनिफॉर्म जो होता है, यूनिफॉर्म एक लेवलर होता है, ताकि एक गरीब बच्चा हो, एक अमीर बच्चा हो जो एक स्कूल में जाता है, वो एक किस्म का ड्रेसअप रहे। वो अपने आप में एक रिलीजन से परे एक प्रैक्टिस है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए। तो वहां पे यूनिफॉर्म में आप यदि ऐसा है हिजाब अलाउ करेंगे, तो कल किसी को फिर रॉलेक्स की घड़ी भी पहन के आने के अलाउ कर दीजिए, उसको क्यों मना करेंगे। एसेंशियल प्रैक्टिसेस को इससे अलग रखा गया है। जैसे 5 ककार है सरदारों के, जिनको एसेंशियल प्रैक्टिस माना जाता है। हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए उसे यहाँ पे किसी भी किस्म का प्रमोट करने का एक इंटेंशन गलत है। जी ठीक है, मुमताज जी। ये कहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है? कहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं, आप हमें बताइए। आप मुझे एक नहीं, नोट कहाँ बता दीजिए एसेंशियल कहाँ पे ये प्रैक्टिस मेंशन नहीं, है आप कि बार कुरान जो बार है, इसको दोहरा रहे हैं। कुरान में या कहीं कहाँ पे भी एसेंशियल प्रैक्टिस के तौर पे नहीं? ये दिया गया है। नहीं, कुरान में साफ साफ सुप्रीम आया है कोर्ट को हिजाब तो के नहीं लिए। मिला, सुप्रीम कोर्ट को तो ऐसा कहीं प्रैक्टिस के नहीं तौर मिला पे जहाँ पे इसको कुरान में माना साफ गया साफ एसेंशियल कहा गया है प्रैक्टिस। हिजाब के लिए बाकायदा जो है वो गाइड किया गया है, और ये कहा अपने बाल को और जिसके अपने वो तमाम आज़ा, इससे आप चाहे पैदा होती जो है जाहिर होती है, उनको आप जो है पता नहीं, लेकिन जो कोर्ट में जो चीज़ें आई थी, केरला के कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने भी, मुंबई हाई कोर्ट ने भी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा, लेकिन वहां पर किसी ने भी ये नहीं कहा और कोई भी ये साबित नहीं कर पाई कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस है। और इसी आधार पे बिल्कुल मुकेश जी, बस मैं एक चीज इसमें और कहना चाहूंगा। जी। फातिमा तस्नीम का जो केस आया था अगेंस्ट द स्टेट ऑफ केरला, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है जजमेंट को, कि उन्होंने ये बताया है कि ये हिजाब जो है एक एसेंशियल प्रैक्टिस क्योंकि नहीं है मुस्लिम्स का, इसलिए इसके बारे में ये कहना कि हिजाब पहनना जो है वो एक फंडामेंटल राइट का हनन है, हिजाब पहनने से रोकना, ये पूर्णतः गलत पाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, जो उन्होंने एसेंशियल प्रैक्टिस को नहीं माना है। जी बोलिए रिजवी साहब। रिजवी जी का लाइन जो है शायद जो है डिस्कनेक्ट हो गया। कृष्ण मोहन पांडे जी, क्या आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथी रिजवी साहब वो ये कह रहे थे कि ये हिजाब जो है वो कुरान में लिखा है। मुझे लगता है कि मैं पूछ लूं कि किस जगह लिखा है तो ये बता नहीं पाएंगे। खैर वो सेकेंडरी है। सुप्रीम कोर्ट को, यदि देश की संवैधानिक व्यवस्था को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में स्पष्ट इस बात को किया है कि हिजाब जो है इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। और ये सिर्फ देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश के विभिन्न हाई कोर्ट और देश के कई इस्लामिक और स्कॉलर जो उन लोगों ने भी स्वीकार किया है। दूसरा विषय, ईरान की बात कर ली जाए, लगभग 20 ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां पर हिजाब को अभिन्न अंग नहीं माना जाता है। परंतु हमारे साथी कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कई पढ़े होंगे, अलग से इनके में कुरान आया होगा। पुनः इस बात को कहता हूं कि वो लड़की, वो बिटिया जिसने अभी तक पिछले जितने भी परीक्षा हुई उन सारे परीक्षाओं में हिजाब पहन के नहीं जाती है, और अभी मात्र जब 2 परीक्षा रह जाती है तो उसमें हिजाब पहन के जाती है, उसमें बुर्का पहन के जाती है। तो निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है कि आखिर वो इसके पीछे वो कौन लोग हैं। जो बिटिया पहले स्कूल में पढ़ने जाती है तो रोज ड्रेस में जाती है, परीक्षा होती है उसमें भी ड्रेस में जाती है, परंतु परीक्षा समाप्त होने वाली है, तो ऐसे में
यदि उसको दबाव बना करके या उसको एक सांप्रदायिक रंग देने के लिए, या ऐसे लोग जो इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश में उनके धार्मिक रीतियों को लेकर के अत्याचार हो रहा है, एक नैरेटिव करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उन पे कार्रवाई हो, उन पे बिल्कुल ठीक है, चाहिए। ठीक है। रिजवी साहब जुड़ गए। मैं एक बार दोबारा रिजवी साहब के पास जाना चाहूंगा। रिजवी साहब, ये आप जो कह रहे थे कि हिजाब पहन करके जाने में कोई बुराई नहीं है और हिजाब कहीं जो है, थोड़ी सी तेज करवा दीजिए, आवाज नहीं आ रही। एक बार जरा आवाज, मैं अपने पीसीआर से कहूंगा जरा आवाज जो है एक बार वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें। आपने रिजवी साहब कहा कि अगर हिजाब पहन करके रोज स्कूल जा रहे, हिजाब पहन करके स्कूल क्यों जाए लोग? जब यूनिफॉर्म बना हुआ है आपका, यूनिफॉर्म जो ड्रेस कोड स्कूल का बना हुआ है, तो आप उसमें हिजाब क्यों घुसेड़ना क्यों चाहते हैं हिजाब को? रिजवी साहब। नहीं, बिल्कुल मुकेश जी, देखिए मैं ये बात कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, और मैं इसलिए बात कर रहा हूं, मिसाल तौर पर मेरे बच्चे जो है भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय में पढ़ते हैं, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे, ठीक है। अब वहां पे जब लॉकडाउन रहा और अभी भी जब ऑनलाइन होती है, तो सुबह सुबह जो है गायत्री मंत्र दोनों बच्चे हमारे हाथ जोड़ के पढ़ते हैं। तो अब चूंकि वहां का नियम है, तो हमें नियम फॉलो भाई करना साहब पड़ेगा। देखिए, हमारे बच्चे ये हाथ आपने जोड़ के स्वीकार बैठते किया हैं, कहीं कह आपके सकते खिलाफ कि कोई आप मत फतवा ना आ बैठिए। जाए। तो मैं ये कह रहा हूं रिजवी साहब, कि या रिजवी तो साहब, हमारे मैं एडमिशन मैं आपको एक जो है नसीहत दे रहा हूं। गलत न पेश किया जाए। इस्लाम में, कुरान में ये है, एक मिनट, कुरान में मैं पर्दा का बता रहा हूं, ये जो एसेंशियल कह रहे हैं, देखिए एसेंशियल तो कोई दाढ़ी रखता है, कोई नहीं रखता है। हाँ, अब इससे कोई खारिज, लेकिन नहीं, एसेंशियल तो उसे मानते हैं ना जो कुरान में जो हुक्म फॉलो दिया गया है। आप लोग कहते हैं दीन कि का मतलब कुरान में है, कही गई बातें दीन का पत्थर की मतलब है लकीर है, वो शरीयत। बदल नहीं कोई सकती। फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है। नहीं नहीं, देखिए आप इसेंशियल बात किसे कहते हैं? इसेंशियल तो वही है ना एक जो तो कुरान आवाज में नहीं लिखा क्लियर आ गया रही है। मुकेश जी, इस्लाम, जरा से हमें आवाज पीसीआर अरे से एक बार कर जरा दीजिए। आवाज, जरा वॉल्यूम बढ़ाएं। मैं पीसीआर से कहूंगा, रिजवी साहब को आवाज नहीं जा रही मेरी। अब आ रही है आपको रिजवी साहब? अब आ रही है आवाज? थोड़ा बढ़वा दे आवाज, पता नहीं क्यों इतने एक बार जरा आवाज ठीक है। तब तक मैं अनिल झा जी से मैं नहीं, यही सवाल आवाज नहीं पूछूंगा। आ रही है। अनिल जी, हाँ, क्या जी। आपको लगता है कि स्कूल यूनिफॉर्म को छोड़ करके हिजाब में लड़कियों का स्कूल जाना जो है वो अलाउ किया जाना चाहिए? नहीं, मुझे कतई नहीं लगता है सर। मैं तो शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि जो हर बोर्ड का एक अपना नियम कानून है, हर स्कूल का अपना नियम कानून है। आप जब एडमिशन कराने अपने बच्चों को जाते हैं तो वहां आपको बताया जाता है कि यहाँ पे ये ड्रेस कोड है, यहाँ पे ये फीस है, आपको पसंद नहीं है आप मत जाइए। लेकिन जब आप एक बार दाखिला ले लेते हैं, दिला देते हैं बच्चों का, तो आपको नियम कानून पालन करना होगा। मैं एक और बात कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो बच्ची गई तो उसको पूरा चेकअप किया गया, चेकअप करके एग्जाम देने दिया गया। इस बात पे इशू कौन बना रहा है? बच्ची ने, अब मैं तो एक बात और कहूंगा आपके चैनल पे बैठ के, जो माहौल चल रहा है इस समय, इस बच्ची के का भी जांच होनी चाहिए कि बच्ची कोई मोहम्मदन ही है, कोई और है क्या? कल तक वो जा रही थी पहन के वो बच्ची, आपने तो नई बात कह दी, आपने तो नई बात कह दी। मैंने अपने रिपोर्टर को इसके घर भेजा था। मैं आप बिल्कुल देखिए, हम लोग कोई भी बात, अनिल जी मैं आपको बता दूं, आपकी शंका मैं यही दूर कर देता हूं। मुकेश जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मुकेश जी मैं क्यों कह रहा, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई और ही वही बच्ची नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा है, क्योंकि वो बुरके में है, टीवी पे बोल रही है, अजान चल रहा है, वो भी आप सुना रहे हैं, तो एक बार उसकी भी जांच हो जाए ना कि कौन सी बच्ची है, किस परिवार की है, उसके माँ बाप का नाम क्या है, कौन सी स्कूल में पढ़ रही है, क्या नाम है उसका। क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि कल तक वो बच्ची ड्रेस कोड में जा रही थी, आज वो हिजाब में चली गई, तो हिजाब में गई नहीं, मैं बताता हूँ, मैं आपकी सारी आशंकाएं दूर कर देता हूं, क्योंकि जो बात अभी आप कह रहे हैं ये बात हम लोगों ने पहले सोची थी और हमने पूरा तस्दीक किया इस बात की, पूरी जांच की, पूरी पड़ताल के बाद ये खबर लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। ये जो हाथ देख रहे हैं ना इसमें, वो हमारे रिपोर्टर का हाथ है। वो हमारे रिपोर्टर ने खुद उसके घर पे जाकर के इसकी पूरी पड़ताल की है। अनिल झा जी, मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि ये जो लड़की है वो वही है जो बताया जा रहा है, और इसकी पूरी पड़ताल हमारे रिपोर्टर ने की है। और ये जो बाइट जो आप सुन रहे हैं अभी प्रतिक्रिया, वो उनके घर पे ली गई है, और जो हमारे रिपोर्टर हैं वो उनके घर पे गए थे और उनके घर के सामने मस्जिद से जो आवाज आ रही थी वो आवाज मैंने सुनवाई, और इसीलिए मैंने कहा कि बच्ची परीक्षा की तैयारी करने वक्त में, मुकेश जी आपको उनके बच्चे के पतिया से पहले उनके माँ बाप की पतिया लेनी चाहिए, उनसे बच्चे के माँ बाप, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बच्चे के माँ बाप ने बात करने से मना कर दिया, बेटी को आगे किया, तभी तो मैं कर रहा हूँ।
बच्चे अभिभावक सामने नहीं आ रहे हैं, अभिभावक सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बच्ची को जब बच्ची प्रतिक्रिया दे रही थी तो बच्चे उसके अभिभावक हमारे रिपोर्टर के साथ खड़े थे, उसके अभिभावक हमारे रिपोर्टर के साथ खड़े थे। मैं फिर मुकेश जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि स्कूल ने अपना जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया, बच्ची से फॉलो करवाया, चाहे वो हिजाब में गई चाहे जैसे भी गई, एग्जाम देने दिया। अब इस बात को तुल देने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। अगर उनको एग्जाम देना होगा, टूल नहीं दिया जा रहा है, आपके हिसाब से टूल दिया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि बच्चे की भी फंडामेंटल राइट है पढ़ाई करना और उसका राइट टू एजुकेशन उसका हक है। अगर कोई व्यक्ति जो है उसके इस हक को छीन रहा है, चाहे वो उसका पेरेंट्स से क्यों नहीं हो, मुझे तो इस बात को उठाना है भाई। वो ऐसे कार्य कर रहे हैं मुकेश जी, इस बात से ज्यादा जोर आपको लाउड स्पीकर पे देना चाहिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, लाउड स्पीकर वाली बात तो मैंने वो बात बताई है, और उसका जवाब, अरे तो उसका जवाब तो कृष्ण मोहन जी ने दे दिया ना। आप क्या चाहते हैं कि यहीं आपके प्रोग्राम में ही आपको यहाँ पर कार्रवाई हो जाए, बुलडोजर चला दिया जाए उस पर? अभी अरे मैं कार्रवाई तो होगी नहीं, होगी भाई साहब, आप देख लीजिएगा 24 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी, आप चिंता मत कीजिए। कार्रवाई कहाँ होती है सर? 24 कार्रवाई होती है 24 घंटे के भीतर में, 24 घंटे के भीतर में होगी। ठीक है, चलिए अब कृष्ण मोहन पांडे। इस प्रदेश में भूखमरी के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, उस सभी पे भी बहस करिए। ठीक है, उस पर भी करते हैं बहस, उस पर भी करते हैं, और बाकी चैनल है ना उस पर बहस करने के लिए। इस पर कोई नहीं करता, इसलिए हम करते हैं इस पे। बाकी चैनल में तो आप जाते ही हैं इस पे भूखमरी और बेरोजगारी पे बहस करने के लिए, तो उसको उससे बोल दीजिए आप जी। मोहन कृष्ण मोहन जी, मुकेश जी एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे साथी जब ये आपके चैनल पे आते हैं तो ये बात करते हैं भूखमरी की, गरीबी की, बेरोजगारी की, और जब इस पर चर्चा होने के लिए होती है कि साहब आइए सदन पे लेके अपने चैनल पर चर्चा कर ले, तो ये दलित पिछड़ा आंकड़ा करते हैं और ये कहते हैं कि आंकड़ों ने का ले लिया, विदेश अपने बच्चों को कोई बात नहीं करते। अब जब ये अभी कार्रवाई इस पे होनी चाहिए, मैं निश्चित कहता हूं कि अगले 10 घंटे के अंदर, अगले 10 घंटे के अंदर आपको कार्रवाई। जी मैं आपके हिसाब से तो नहीं चैनल चलाऊंगा ना अनिल झा जी। कहीं भी अजान हो रहा नहीं, उसके लिए बाकी चैनल है अनिल झा जी, आप वहां रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो यही मुद्दा चलेगा हमारे यहाँ, क्योंकि इस पे कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता। हम जिस मुद्दे पे बात करते हैं उस पे कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता, इसीलिए हम इस पे चर्चा करने को मजबूर होते हैं। आपने बुलाया, मैं बोल तो रहा हूँ आपकी बात। अब आपके हाथ नहीं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बेरोजगारी पे अगर बात करना चाहते हैं ना तो दूसरे चैनल में चले जाइए, वहां पर वो बात कर लेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं पीयूष जी के पास जाऊंगा। हमारे पास समय की कमी है, बेकार की बात, जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस मुद्दे पे बात करें। पीयूष जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि पहले ये तो बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन आज अगर मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई जो हिजाब है, हिजाब पहन करके स्कूल में जाने देना चाहिए, क्या आपको लगता है कि आज अगर ये बात मान लिया जाए तो कल तो कहेंगे भाई कि जो हमारी बच्चियां हैं उसकी चेकिंग भी जो है मुस्लिम टीचर के द्वारा करवाओ, जिस सेंटर पे हमारी बच्चियां जा रही हैं वो उसमें भी सारे मुस्लिम होने चाहिए, तो ये बातें कहाँ जाकर के खत्म होगी? देखिए, ये इंडिया जो है ऑलरेडी हमारा सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा इंक्लूसिव सेक्युलरिज्म है, अनलाइक बाकी डेमोक्रेसीज के जो कि एक एक्सक्लूजनरी सेक्युलरिज्म है। हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात होती है। इसके तहत कुछ एक नियम कानून बनाए गए हैं। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ जाता तब तक हमें उन नियम कानूनों के हिसाब से अपना एक सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए काम करना पड़ेगा, और उन नियम कानूनों को पालन करने के जो एक गाइडलाइंस बनाई गई है उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यदि कोई चीज किसी की सिर्फ किसी को अपना एक जो अननेसेसरली मेलाफाइड इंटेंशन फुलफिल करना है वो चीज के लिए बिल्कुल भी एपेटाइट नहीं होनी चाहिए। और ये जो आपने जिस तरीके से एक चिंता जाहिर की कि ये वेयर विल द बक स्टॉप, ये कहीं रुकेगा नहीं। हम इस तरीके से हमारा एपेटाइट रबिश के लिए बढ़ता ही जाएगा। हम इस तरीके की चीजों पे आज ये चीजें छोटी लग रही हैं, कल ये चीजें बड़े रूप में आएंगी, भयावह रूप में आएंगी, और काफी जगह इस तरीके का हो चुका है जो बियॉन्ड कंट्रोल जा चुका है। तो हमें कुछ चीजों को नियम के दायरे में, कानून के दायरे में और कानून की मर्यादा के दायरे में और इसका पालन करना होगा। और एक में यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन मुझे हो गया है, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, एसेंशियल प्रैक्टिसेस की जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक कोई इंग्लिश का टर्म नहीं है, ये एक सुप्रीम कोर्ट का लाया हुआ डॉक्ट्रिन है जिसके अंदर कुछ चीजें प्रैक्टिसेस को एसेंशियल प्रैक्टिसेस माना गया है 1956 के मेटूर मठ वाले केस में।
उसके तहत मुस्लिमों के संबंध में ये कहा गया था कि ना तो आपका लाउड स्पीकर में अजान की बात नहीं कही है, लाउड स्पीकर में अजान की बात को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसी के साथ में आपका ये जो हिजाब है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लेकिन यहाँ और वो जो भी ऐसे मूल तत्व होते हैं उनको एसेंशियल प्रैक्टिसेस माना गया है। जैसे सिखों का 5 ककार जो है वो एक मूल तत्व है, इसलिए उसको परमिशन दी गई है। वहीं जो दाढ़ी की बात हो रही थी, दाढ़ी की परमिशन नहीं है क्योंकि वो मूल तत्व नहीं है किसी एक इस्लाम का। आर्मी में इन चीजों को फॉलो किया गया है। आर्मी में जो मुसलमान है उनको बियर्ड रखने का अधिकार नहीं है, तो क्या वो एंटी मुस्लिम हो गई आर्मी? तो इन सब चीजों को हमें सही पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है और हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सर्ट करें, अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ में अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी समझे, क्योंकि देश जो है वो धर्म से बड़ा है और होना चाहिए। इसीलिए भारत भारत है, नहीं तो भारत नहीं रहेगा जो आज है। बिल्कुल बिल्कुल समय है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, लेकिन मुमताज रिजवी जी को मैं एक चीज कह दूंगा। हमारे पास जी मैं हमारे पास समय कम है, लेकिन एक चीज आपने कही, शायद मेरी बात आप सुन नहीं पाए थे, तभी ऑडियो की कुछ समस्या थी, कि आपने कहा कि आपके दोनों बच्चे जो हैं जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ सुबह में गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। अब बहुत अच्छी बात है पढ़ते हैं, लेकिन आपने इसको टेलीविजन पे कहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं मौलवी आप पे फतवा ना जारी कर दे, इसलिए मैं आपको थोड़ा आगाह करना चाहता हूँ कि इस तरीके की बातें, क्योंकि आपने जो बात कही मुझे लगता है मौलवियों को ये पसंद नहीं आएगी कि आपके बच्चे गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप नियम का पालन करते हैं, गायत्री मंत्र आपके बच्चे करते हैं, जरूर उनका कल्याण होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रिजवी साहब आपका, पीयूष जी आपका, कृष्णमन पांडे जी आपका और अनिल झा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन अजान के शोर में बच्चे परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसकी चिंता अभिभावकों को होनी चाहिए, ना कि इस बात की चिंता करें कि हमारे बच्चे जो है वो हिजाब में जाकर के परीक्षा दे रहे हैं या स्कूल यूनिफॉर्म में। जो यूनिफॉर्म कोड, जो कोड बनाए, जो ड्रेस कोड स्कूलों ने तय किया है, जो सीबीएसई ने जो गाइडलाइन तैयार की है, उसी गाइडलाइन के हिसाब से अभिभावकों को भी अपने बच्चों को एग्जाम देने के लिए, परीक्षा केंद्र में जाने के लिए करना चाहिए। और बच्चों के परीक्षा में या उनकी पढ़ाई में कहीं से भी सांप्रदाय को घुसेड़ना नहीं चाहिए, धर्म का लेप उसमें नहीं लगाना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।